Then, from one thing to another thing, M. Hamel went on to talk of the French language. फिर एक से दूसरे चीज़ों का चर्चा करते हुए मिस्टर हेमेल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करने लगे, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. यह कहते हुए कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, जो कि सबसे स्पष्ट है और सबसे अधिक तर्कसंगत है, जिसे हमें अपने बीच सुरक्षित रखनी चाहिए, इसे कभी नहीं भूलनी चाहिए. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. क्योंकि अगर कोई बंदी बना लिया जाता है और जब तक उनके पास उनकी खुद की भाषा अगर सुरक्षित है, तो उन्हें यह मान करके चलना चाहिए कि यह उनके स्वतंत्र होने के लिए एक चाबी के समान होती है. Then he opened a grammar and read us a lesson. उसके बाद उसने अपनी एक व्याकरण की पुस्तक निकाली और फिर हमें पढ़ाना शुरू किए. I was amazed to see how well I understood it. मैं ये देखकर कि बहुत अचंभित था कि मुझे ये कितने अच्छे से समझ आया. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. जितने भी चीज़ें उसने हमें बताई, वो सब चीज़ें इतने आसान लग रही थी कि मुझे खुद को लगा कि मैं इससे पहले कभी भी इतना ध्यान से नहीं सुनता था, और यह भी लग रहा था कि उसने इतनी धैर्य से कभी भी हमें कुछ चीज़ें नहीं समझा रहे थे. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. और इन सब चीज़ों को देख कर के ऐसा लग रहा था कि मानो वो बेचारा जो कुछ भी जानता है उसे हम लोगों को देकर जाएंगे, और वो भी ऐसे मानो एक ही झटके में हमारे दिमाग में वो डाल देंगे. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. French Alsace. They looked like little flecks floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. व्याकरण के बाद हमारा लेखन की पाठ थी. उस दिन मिस्टर हेमेल हमारे लिए नई कापियाँ लाई थी, जिन पर सुंदर हस्तलेखन में घुमावदार लिखा था फ्रांस एल्सास. वे कापियाँ ऐसे लग रहे थे मानो वे छोटे छोटे झंडे हो और पूरे स्कूल में लहरा रहे हो, जिसे हम अपने अपने डेस्क पर लगे रॉड पर रखे थे. आप देख सकते थे कि लोग कैसे अपने अपने कार्य में लगे हुए थे
और वहाँ पे कितनी शांति थी। Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them. एक बार कुछ भंवरे कमरे के अंदर उड़ते हुए आ गए, पर किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones, और न ही छोटे बच्चों ने भी, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was friends too. वे बच्चे जो मछली फंसाने के हुक का चित्र बना रहे थे, मानो वो भी फ्रेंच हो। On the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? छत पर कुछ कबूतर गुटुरगू कर रहे थे। तभी मैंने खुद से सोचा कि क्या वे लोग कबूतर से भी जर्मन में गाना गवाएंगे। Whatever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जब भी लिखते हुए जब मैं एम हेमेल को देखता तो वह अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे रहते और एक चीज़ को टकटकी लगाकर देख रहे होते। फिर वो दूसरे चीज़ को भी वैसे ही देखते, मानो वह इस छोटे से स्कूल के हर एक चीज़ को अपने माइंड में सेट करना चाह रहे थे। Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. जरा सोचिए, जहाँ पे उन्होंने 40 साल तक कार्य किया हो, ठीक उसी जगह पर उनके खिड़की के बाहर गार्डन हो और उनके ठीक सामने उनका क्लास हो। Just like that, only the desks and benches had been worn smooth, और ठीक इसी प्रकार से केवल डेस्क और बेंच घिस कर चिकनी हो गई थी। The walnut trees in the garden were taller, और अखरोट के पेड़ पहले की तुलना में कुछ बड़ी हो गई थी। And the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof, और हॉपविन का लता वाली पौधा जो कि खिड़की से होकर छत पर पहुंच गई थी। How it must have broken his heart to leave it all. यह सारी चीज़ें उन्हें छोड़कर जानी थी, जिससे उनका दिल टूट गया होगा। Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. बेचारा, उसने अपनी बहन को ऊपर के कमरे में सामान पैक करते हुए सुना, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था। But he had the courage to hear every lesson to the वेरी लास्ट, लेकिन उसमें हर एक पाठ को अंत तक सुनाने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। लेखन पाठ के बाद हमें उसने इतिहास का पाठ पढ़ाया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी बाई बो ब्यू। उसके बाद उसने बच्चों को गाकर सुनाया बाबी बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम
Aldhauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. पीछे के कमरे में बूढ़े हाउसर अपने चश्मा को छोड़ दिए थे और दोनों हाथों से पुस्तक पकड़े हुए थे और बच्चों के साथ साथ वर्ण का उच्चारण कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, जिसे आप भी देख सकते थे वह रो भी रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्पल्ड विथ इमोशन, और उनकी आवाज़ भावनात्मक रूप से लड़खड़ा रहे थे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर, जो कि सुनने में बहुत ही मजाकिया था। हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, जिसे सुनकर हम सभी का भी मन हंसने या रोने का हो रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। मुझे वह आखिरी पाठ कितनी अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और अचानक ही चर्च की घड़ी में 12 बज गई। देन द एंजिल्स, उसके बाद प्रार्थना के लिए घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. और ठीक उसी क्षण हमने खिड़की से देखा कि प्रूसियन सैनिक ड्रिल करके वापस आ रहे थे और उनके म्यूजिक साउंड हमें सुनाई दे रहे थे। मिस्टर हेमेल अपने कुर्सी में खड़े हो गए। वे उदास लग रहे थे। मैंने कभी भी उसे इतना ऊंचा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। मेरे दोस्तों, उसने कहा, मैं पर किसी चीज़ से उनका गला अचानक से रुक गया और वह आगे नहीं बोल सका। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ गए, एक चाक रखे और जितनी उनकी शक्ति थी, जितनी बड़ी वो लिख सकते थे, लिखे, फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. फिर वह रुक गए और सिर को दीवार से सटाकर बिना एक शब्द कहे हाथ से इशारा करते हुए उसने हमसे कहा, स्कूल समाप्त हुआ, आप लोग जा सकते हैं।